हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमने जो है नई सीरीज स्टार्ट करी है, दैट इज़ TSSB PGT बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। कल जो है हमने इस चैनल पर करे थे 1 से 20 क्वेश्चंस SSB के 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर के। ठीक है, तो आइए आज आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो दैट इज 21 क्वेश्चन है, इफ द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज 90 मिलीग्राम पर 100 ml and GFR is 120 milliliter per minute, then how much glucose will be filtered and excreted respectively per minute। मान लीजिए कि अगर ग्लूकोज का जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो 90 मिलीग्राम पर 100 ml है और GFR जो हो रहा है 120 मिलीलीटर पर मिनट में कर रहा है, तो कितना ग्लूकोज जो है फिल्टर होगा और उसी तरह से ग्लूकोज पर मिनट में भी उसका कितना जो है परसेंटेज होगा। तो जैसे कि आप जानते हो कि 100 ml में कितना जो है पास हो रहा है। अगर हम बात करें 100 ml में 90 मिलीग्राम जो है ग्लूकोज पास आउट हो रहा है ब्लड से। फिल्टर कितना हो रहा है 90 मिलीग्राम। हमने निकालना कितना है GFR, अगर एक टाइम पर कितना जा रहा है 120 ml जा रहा है, तो यानी हमें 120 में निकालना होगा। तो 120 ml कितना पास आउट करेगी। ठीक है, तो 190 बाई 100 इंटू 120। ठीक है, यहाँ से जो आंसर आया, तो यहाँ से आंसर आया 108। तो 108 मिलीग्राम पर मिनट। ठीक है, ये कितना टाइम में हुआ 100 मिलीग्राम पर मिनट, ये आंसर इसमें है। और 0 mg, देखिए 100 ml में जब 90 पास हो रहा है और GFR कितना है 120 में 100 mg होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास है कितना 90 mg, यानी सारा का सारा जो फिल्टर होने के बाद रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आंसर विल बी द 0 कि एक्सक्रीटेड कितना होगा 0 होगा। देखो फिल्टर्ड तो एक बार तो वुमेंस कैप्सूल से PCR में जो जाएगा 100 mg पर मिनट हो जाएगा, बट एक्सक्रीटेड बॉडी से बाहर कितना नहीं, ये सारा का सारा जो है वो PCR रीएब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ भी एक्सक्रीटेड आउट नहीं किया जाएगा ग्लूकोज को। एक नॉर्मल पेशेंट्स की बात हो रही है, डायबिटिक पेशेंट्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो आंसर विल बी 100 मिलीग्राम पर मिनट और ऑलमोस्ट 0 mg है पास ऑन होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज नेजल्स बॉडी। कि नेजल्स बॉडी क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं नेजल्स बॉडी होती क्या है, किसके मिलकर बनी होती है, ER प्लस फ्री राइबोसोम्स। ठीक है, ये राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच नहीं होते। तो नेसल बॉडी कुछ नहीं है, कलेक्शन है, ER से मिलकर बनी होती है, फ्री राइबोसोम से बनी होती है। ER का फंक्शन आप लोग जानते हो क्या होता है, दैट इज लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम्स भी हैं साथ में, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। राइट, तो नेजल्स बॉडी किस में इन्वॉल्व होंगे, फ्री राइबोसोम्स की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन सिंथेसिस। मैक्रोफेजेस नहीं होते, बाकी तो जरूरत ही नहीं, हमें पता ही चल गया साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23, दैट इज आवर बॉडी कैन एक्लाइज टू हाई एल्टीट्यूड बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। कि जैसे ही हम लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसके प्रति कुछ चेंजेस करते हैं। तो वो चेंजेस एक्चुअली होता क्या है, हम हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद जैसे कि जो हमारा फेस हो जाता है वो रेड हो जाता है, ये जो चीज़ें की कंसनट्रेशन की बात की जाती है। तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे क्या होता है, RBC प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। और हमारे अगर हम बात करें हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है RBC की इंक्रीज होती है, तो वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच थी वो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन हमारी बॉडी रिलीज करना शुरू कर देती है। हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो हमारी सांस से जो है रेस्पिरेटरी रेट जो है इंक्रीज करवा लेता है, जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड हो जाता है, और टिश्यू में आने पर वो हीमोग्लोबिन रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन होनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिलीज हो जाए।
अगर हम बात करें बीपीजी, बीपीजी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है 2,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। जो बीपीजी होता है, बीपीजी की फुल फॉर्म होती है 2,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। अब ये BP3G क्या करता है, जैसे कि आप लोगों को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पता है, हमारा नॉर्मल इस तरह से होता है। अगर DPPG की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये राइट साइड की तरफ मूव ऑन कर जाएगा, अगर BPG की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो ये लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाएगा, ठीक है। तो जब ये BPG की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर हाई एल्टीट्यूड में अगर आप जाओगे, वहाँ पर क्या होता है, BPG की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, राइट। इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा कर्व होता है वो राइट साइड की तरह मूव कर जाता है। राइट साइड की मूव करने की वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिसोसिएट हो जाता है और हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में। तो यहाँ से आंसर आता है इंक्रीज इन BPG कंसंट्रेशन, क्योंकि इंक्रीज इन BPG कंसंट्रेशन से क्या होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होगा हमारा वो राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा। अब हीमोग्लोबिन के पास इतनी एफिनिटी नहीं बचे कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके, इसलिए वो उसको रिलीज कर देगा और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो यही जो है हमारी बॉडी इसके अंदर एल्टीट्यूड पे चेंजेस में करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोडियल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एस्ट्रोडियल की बात करें तो ये एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है जो कि ओवरी रिलीज करती है, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन कौन रिलीज करता है, ओवरी जो है इसे रिलीज करती है। अगर आप बात करें इसकी डेवलपमेंट क्या होता है, इसका फंक्शन होता है हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में। तो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर इसका जो फंक्शन इंक्लूड होता है, तो इसका आंसर आएगा 4, दैट इज मैस्कुलाइजेशन ऑफ ब्रेन। जेनिटेलिया से जो है इसका कोई रूल नहीं होता, बाकी जो हमारे दूसरे हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन वगैरह, सेमिनल वेसिकल्स, वो प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं, वो ही तीनों इन चीज़ों में काम कर रहे होते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स में। लेकिन ये एक एसेसरी हार्मोन होता है जो कि हमारी ब्रेन के अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, लार्ज इंटेस्टाइन इज करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। तो कौन सी फीचर जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ टीनिया कोलाई, न्यूमरस विलाई, लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबुलर सेल्स, प्रेजेंस ऑफ टीनिया कोलाई, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंस होती है। न्यूमेरस विलाई की बात करें नहीं, वेरियस विलाई जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्सेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होती है। लेस नंबर ऑफ ग्लोबुलर सेल्स, नो, लेस नहीं होती, बल्कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर मोर नंबर ऑफ ग्लोबुलेट सेल्स पाए जाते हैं। प्लीके कर्कुलस की बात करें तो यहाँ पर भी वेल डेवलप्ड नहीं आएगा, लेस और नॉट डेवलप्ड प्लीके कर्कुलस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो प्रेजेंस ऑफ टीनिया सर्कुलाइज का जो होगा वो राइट आंसर होगा। 3 फीचर जो हैं, ऐसे 3 फीचर जो अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते और लार्ज इंटेस्टाइन में ही पाए जाते हैं। जैसे विलाई जो होता है वो दोनों में ही पाया जाता है, सॉरी विलाई एब्सेंट होता है, गॉबलेट सेल्स की बात करें दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में कम होते हैं। लेकिन ऐसे 3 फीचर्स जो सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, सबसे पहले हैं टीनिया कोलाई, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है हमारी बॉडी लार्ज इंटेस्टाइन में, 3 स्मूथ मसल्स यहाँ पर पाई जाती है। दूसरा अगर हम बात करें तो होता है एक ओमेंटल, ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन DSSB ने दिया हुआ है, अपेंडिक्स, राइट। एंड एक थर्ड होता है होस्टोरिया, होस्टेरिया नहीं, होस्टेरा। तो ये 3 फीचर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें ही पाए जाते हैं और किसी में भी नहीं पाए जाते। तो 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं जो कि किस में पाए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्रेजेंस ऑफ टीनिया कोलाई। विलाई एब्सेंस होते हैं, गोबलेट सेल्स मोर नंबर में होते हैं, प्लीके कोलाई जो होती है वो लेस नंबर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय विटेकर। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आप दी थी उसके अंदर कौन सा क्राइटेरिया नहीं यूज़ करा था? सेल स्ट्रक्चर नहीं, सेल स्ट्रक्चर को उसने यूज़ किया था। न्यूक्लियस की बात करी थी, सेल वॉल की बात करी थी। मोड ऑफ लोकोमोशन ये नहीं बात करी थी। मोड ऑफ लोकोमोशन की, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करी थी कि किस तरह की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, वो भी बात करी थी विटेकर ने। और न्यूट्रिशंस की भी बात करी थी, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या जो कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें कौन सा न्यूट्रिशन यहाँ पर पाया, या हेट्रोट्रॉस। ठीक है, ये सब बातें, ये तीनों ही बातें जो है इसने करी थी। सेल स्ट्रक्चर की बात भी करी थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर की भी बात करी थी, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की भी बात करी थी। तो इसका सही आंसर होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके बारे में विटेकर ने कोई बात नहीं करी थी, कोई क्राइटेरिया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 27। तो ये है, इन ह्यूमन द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, अगर हम बात करें मेमोरी ग्लैंड का एक पेयर से ज़्यादा होना जो है क्या कहलाता है? गायनेकोमेस्टिया की बात करें तो ये अगर मेल के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, मेल में इन मेल डेवलप्ड ब्रेस्ट आ जाती हो जाती हैं, फुली डेवलप्ड ब्रेस्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। पोलीथीलिया, पोली का मतलब होता है मैनी, थीलिया मतलब ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट, इस ये रहेगा पोलीथीलिया, तो इसका आंसर रहेगा पोलीथीलिया। पोलीस्थाइमिया की बात करें तो वैसे ही होता है, आरबीसी का नंबर इंक्रीज होने को हम लोग बोलते हैं पोलीस्थीमिया। और थैलार्कर की बात करें तो प्यूबर्टी पर जब थोड़ा ब्रेस्ट जो है ग्रोथ होती है, फर्स्टली ब्रेथ ग्रोथ होती है एट प्यूबर्टी, तो उसको हम लोग बोलते हैं थैलार्की, राइट। तो इसका सही आंसर होगा पोलीथीलिया, बाकी जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो बात करें तो ये तो बहुत सीधा आंसर है, इसका आएगा होमोलोगस ऑर्गन्स। तो माउथ पार्ट जो होता है वो होमोलोगस, यानी सेम स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी बट डिफरेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीज के ऊपर, टेक्सोनोमिक कीज डू नॉट फैसिलिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो टेक्सोनोमिक कीज अगर हम बात करें तो ये होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है किस लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एनिमल आइडेंटिफिकेशन, यस, अगर आप 2 एनिमल्स को ले रहे हो या की से आप मिला कर देख रहे हो तो एनिमल को आइडेंटिफाई कर पाओगे आप बेसिस ऑफ द करेक्टर्स। फॉसिल्स भी अगर मिला है तो वो भी हम लोग करेक्टर्स के बेसिस पर उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, प्लांट की आइडेंटिफिकेशन भी कर पाएंगे, बट हिस्ट्री नहीं बता सकते हैं कि वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, हमें रिकॉर्ड्स में जो है उसके बाद देखना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन में टेक्नोनोमिक कीज होती हैं, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री में इसका कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, तो आंसर आएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मेक टीनोफोर डिफरेंट फ्रॉम नाइडेरियंस। कि कौन सा ऐसा करेक्टर है जो कि नाइडेरियन से डिफरेंट पाया जाता है टीनोफोर्स के अंदर। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म टीनोफोर्स के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, बट नाइडेरियन के अंदर अगर आप जैसे जानते हो सिलेंट्रेट्स होते हैं ये एक तरह से, तो सिलेंट्रेट्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी पॉलिप और मेडुसा की फॉर्म, जैसा कि आप लोग जानते हो, ये जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। तो वैसे तो इसका आंसर आ ही गया है, दैट इज एब्सेंस। उसके बाद और देख लेते हैं निमेटोसिस। निमेटोसिस दोनों ही पाया जाता है, क्योंकि पहले जो टीनोफोर्स था वो नाइडेरियन के अंदर ही रखा गया था, दोनों एक ही के पार्ट थे, बट बाद में अलग कर दिया गया था बिकॉज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसको अलग किया गया था। मीजोग्लिया दोनों के अंदर ही जो है मीजोग्लिया ही प्रेजेंस होती है। अभी सेकंड दोनों ही बायलेटरल पाए जाते हैं, 2 इसके अंदर लेयर्स पाई जाती है। एब्सेंस ऑफ लार्वल फॉर्म्स, ये कोई फीचर्स नहीं है, क्योंकि लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी, तो ये कोई मेन फीचर नहीं है। अगर मेन फीचर की बात करें, टीनोफोर्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म बिल्कुल एब्सेंट होता है, जबकि नाइडेरियंस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, तो इसी बेसिस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31, तो विच ऑफ द टर्म गिवन टू द सिग्नल दैट बिल्ड अप द साइमल्टेनियस रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय सेवरल प्री साइनेप्टिक एंड बल्ब्स इन नर्वस टिश्यू। इसका मतलब है कि जो प्री साइनेप्टिक है,
मतलब मान लीजिए साइनेप्स से पहले जो बनी थी उसके प्री साइनेप्टिक एंड बल्ब्स जो होते हैं, दिस इज लाइक साइनेप्स, बहुत सारी साइनेप्स हैं, सेवरल साइनेप्टिक एंड बल्ब्स, राइट, दिस, उन सब का इकट्ठा रिलीज करवाना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमें टर्म बतानी है। स्पेशल समेशन, टेम्पोरल समेशन, ग्रेडेड हाइपरपोलराइजिंग पोटेंशियल या ग्रेडेड डीपोलराइजेशन टाइम जो है पोटेंशियल। अगर बात करें डीपोलराइजिंग पोटेंशियल की, तो आपको पता है जब Na पॉजिटिव के जो चार्ज होते हैं तो उस टाइम जो रिलीज होता है, उस टाइम जो पोटेंशियल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। इसी तरह हाइपर पोलराइजेशन जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जब हम लोग बढ़ जाते हैं, दैट इज +55, तो ये भी इसका चार्ज नहीं होगा। हमें वो सिग्नल जो बताना है कि उसको क्या बोलेंगे, तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट और सेकंड में से। अगर हम बात करें तो टेम्पोरल समेशन क्या होता है कि एक ही प्री साइनेप्टिक बल्ब होती है और एक ही पोस्ट साइनेप्टिक बल्ब होती है, दोनों एक ही होती हैं। जबकि स्पेशल में क्या होता है, प्री साइनेप्टिक तो मैनी होती हैं, ठीक है, लेकिन पोस्ट साइनेप्टिक की बात करें तो वो एक ही होती है, यानी रिसीव जो कर रहा है साइनेप्स के बाद, ये साइनेप्स हो गया, उसके बाद जो रिसीव कर रहा है वो एक ही होता है यहाँ पर, मतलब सबने साइनेप्स में डाला और साइनेप्स ने उसके बाद एक ही ने रिसीव। या आपके यहाँ पर क्या होता है, रिलीज करने वाली जो साइनेप्स से पहले होती है, दैट इज एक्सोन एंड जो होते हैं वो एक ही यहाँ पर होता है, और यहाँ पर जो है प्री साइनेप्टिक बल्ब जो होते हैं बहुत सारी प्रेजेंट्स होती है। तो स्पेशल समेशंस के अंदर मैनी होती हैं, जबकि टेम्पोरल समेशन के अंदर बात करें तो 1 जो है प्री साइनेप्टिक एंड बल्ब होती है। तो इसका आंसर राइट होगा स्पेशल समेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो 32, इन स्केलेटन मसल द टाइम पीरियड व्हेन अ सेकंड एक्शन पोटेंशियल कैन बी इनिशिएटेड विद स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब सेकेंड स्टिमुलेशन से जो है स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेशन के साथ जो है उस पीरियड को क्या कहते हैं, मतलब पहला जो एक तरह से कह सकते हो जो पहला पीरियड आया था उसको ज़्यादा डीपोलराइजेशन वो इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको नेक्स्ट सिग्नल बनाने के लिए ज़्यादा जो है पोटेंशियल लगेगा। मान लीजिए एक सिग्नल था वो हाइपर एक्शन पोटेंशियल में चला गया, एक नॉर्मल यहाँ से स्टेज से हमने लिया था, जैसे कि हम लोग लेते हैं -70 MV, ठीक है, तो उसके बाद वो एक्शन पोटेंशियल पर चला गया, मैक्सिमम कर दिया, फिर वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पर आया, बट वो दोबारा जो है नीचे की तरफ चला गया, मतलब ज़्यादा ही नीचे की तरफ चला गया। एक नॉर्मल जो उसको पोलराइजेशन टेम्परेचर चाहिए था दोबारा डीपोलराइज्ड होने के लिए, तो वो उससे नेगेटिव, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया -80, ठीक है, तो -80 वैसे तो नॉर्मली -70 चाहिए था, बट अब कितना चाहिए -80, तो यहाँ से यहाँ तक पीरियड आने में इस टाइम पीरियड का हमें बताना है कि ये -70 से -80 में जो टाइम पीरियड लगा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, राइट, इसको क्या बोलते हैं। अगर पहला सिग्नल भी 70 से स्टार्ट हुआ था और नेक्स्ट भी 70 पे ही जाके दोबारा फिर स्टार्ट होता तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है, बिल्कुल सही टाइम पे, लेकिन अब टाइम लग रहा है कि वो ज़्यादा डीपोलराइज हो गया है, तो रिलेटिव के लिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसका सही आंसर होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू द हाई बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है कि यहाँ पर वेरिएशंस ऑफ जो सीजनल चेंज, सॉरी ये बात करें तो वेरिएशन इन सीजनल चेंज नहीं होता है, इसकी वजह से ज़्यादा तो सीजनल चेंजेस लेस यहाँ पर
पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सनलाइट भी ज़्यादा पड़ती है, फिर उसके बाद फूड जो है वो ज़्यादा बनता है। हाई रेट ऑफ इनब्रीडिंग, देखो हाँ ये जो है रीज़न हो सकता है बट नॉट प्राइमरी, ठीक है। मोर स्टेबल क्लाइमेट, यस दिस इज द आंसर कि स्टेबल क्लाइमेट वहाँ पर पाया जाता है। सीजनल चेंज बिल्कुल भी नहीं होता, सारा कुछ सीजनल चेंज की वजह से होता है। लेस कंपटीशन नहीं होता, अवेलेबल सोर्स वहाँ पर भी होते हैं, कम होते हैं, बट इतना ज़्यादा सीजनल चेंज नहीं होता जिसकी वजह से वो फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें प्रेजेंट्स होती है। लेस प्रेशर फ्रॉम पेस्ट एंड ये ऐसा भी कुछ नहीं, वहाँ पर भी नॉर्मली कंपटीशन तो होता ही है, बट क्योंकि बन चीज़ें ज़्यादा रही है तो इतना हमें दिख नहीं रहा। हाई रेट ऑफ इनब्रीडिंग ये भी होता ही है वहाँ पर, लेकिन ज़्यादा सही आंसर रहेगा। सबसे मेन प्राइमरी रीजंस होता है पहले स्टेबल क्लाइमेट, और स्टेबल क्लाइमेट के होने की वजह से ही वहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि फिर जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आपस में कंपटीशन ही नहीं होगा। Which of the following chemical reaction is not responsible for the generation of smoke? स्मोक की बात करें तो इसकी रिएक्शंस में एक तो यूज होता है हमारा सनलाइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑक्साइड्स, और एक होता है हाइड्रोकार्बन। ये चार चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं, और इसमें निकलती हैं ओजोन भी, ओजोन के साथ साथ फिर उसमें ऑक्साइड्स और फ्री रेडिकल बन जाते हैं ओजोन के, तो वो ये सब चीज़ें जो हैं पूरी हमारी केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होता है। तो इसमें बात करें सनलाइट भी यूज़ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता, हाइड्रोकार्बन होता है, CHCl यूज़ नहीं होता है, तो इसका सही आंसर आएगा CHCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सस्टेन बट वेवरिंग कॉन्ट्रैक्शन विद पार्शियल रिलैक्सेशन बिटवीन स्टिमुलाई। क्या लगातार हो रहे हैं, वेवरिंग हो रही है, बट बीच बीच में पार्शियल रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं एक स्केलेटन मसल्स को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मसल फटीग इसमें नहीं होता, इसके अंदर तो जो कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन होती है उसमें कम हो जाता है, मतलब इसमें तो क्या है सस्टेन लगातार होनी चाहिए, बट वे मसल फटीग के अंदर तो उसका जो कहते हो कम हो जाता है, इफेक्ट कम हो जाता है, थक जाते हैं भी। वेव समेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जो सिग्नल पहुंचने से पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी अभी इसके अंदर देखो यहाँ पर बोला है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, वेव समेशन में तो अभी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, अभी तो सिग्नल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें सिग्नल का सम होता है ना कि कॉन्ट्रैक्शंस का, जबकि हमें क्या पूछा है, कॉन्ट्रैक्शन लगातार हो रहे हैं, बट वेव समेशन में याद रखेगा अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ सिग्नल ही पहुंचा है। सिग्नल के जो सारे होते हैं, मतलब मान लीजिए एक से एक नर्व ने हमें 20 का सिग्नल दिया, एक ने हमें 40 का दिया, और एक ने हमें 20 का दिया, हमें और एक ने और 20 का दिया, हमें करने के लिए 80 चाहिए था, तो ये सारे जो है आपस में प्लस हो जाएंगे तो 80 बन जाएंगे, और एक नया सिग्नल बनेगा, उस सिग्नल की वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसको बोलते हैं वेव समेशन, तो ये भी नहीं आएगा। मसल टोन की बात करें तो इसमें टेंशन क्रिएट हो जाती है स्केलेटन मसल में, तो ये भी जो है आंसर इसमें नहीं होगा। अनफ्यूज टेटनस, या टेटनस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटन मसल्स उसमें हो जाती है, लगातार होती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन ही रह जाती है, तो उसको हम लोग टेटनस बोलते हैं। अनफ्यूज का मतलब है यहाँ पर कि पार्शियल रिलैक्सेशन हो रही है, ठीक है। एक टर्म आती है फ्यूज्ड कॉन्ट्रैक्शन, फ्यूज टेटनस। फ्यूज टेटनस के अंदर क्या होता है, उसमें रिलैक्सेशन ही नहीं होती, लगातार कॉन्ट्रैक्शन होती ही रहती है, उसके अंदर टाइम ही नहीं मिलता कि वो रिलैक्स कर सके, ठीक है। तो टेटनस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहली बात, टेटनस में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, अगर वो लगातार हो रहा है तो उसे बोलते हैं फ्यूज्ड या कंप्लीट टेटनस, नहीं तो उसको बोलते हैं अनफ्यूज्ड या फिर पार्शियल टेटनस, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 4th।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज 36th। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैटी एसिड इज यूज टू सिंथेसाइज omega-6 फैट्स इन मैमल्स। कौन सा यूज कर, पाल्मोटिक की बात करें तो ये होता है omega-7। देखो चार हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एक 7, 9, 3 और 6। ये नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ऑलिक एसिड जो होता है वो होता है omega-7, 9 सॉरी, पाल्मोटिक होता है omega-7, ऑलिक होता है omega-9। अल्फ़ा की बात करें तो ये होता है omega-3 और लिनोलिक जो होता है वो होता है omega-6। इसका सही आंसर रहेगा omega-6, दैट इज लिनोलिक एसिड। 7, 9, 3, 6 जो है आप लोग इसमें नाम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। ठीक है, IUCN की फुल फॉर्म क्या होते हैं, इसके होते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो इंडियन तो होता ही नहीं है, ये होता है इंटरनेशनल यूनिट आ गया, ये भी गलत हो गया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बीच में नेचर भी आएगा, यहाँ नेचर नहीं है इस वजह से, तो आंसर सही रहेगा हमारा नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फाउंड इन मेल्स विद एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम क्या होगा उसमें XY कंडीशंस जो हो जाएगी, तो ये जो होता है वो नॉर्मली फीमेल की तरह होता है। जैसे फीमेल में क्या होता है XX होती है, तो उसमें एक क्रोमोसोम क्या बन जाता है, बार क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, बार बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसी तरह अगर XY हो जाता है तो उसमें एक जो Y होता है वो भी बार कह सकते हो आप लोग बन जाएगा, या फिर फीमेल कैरेक्टर्स ही शो करेंगे सारे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक तरह से जो Y होता है वो बार बॉडी की तरह ही बन जाता है, एक ही Y काम करता है, दूसरा नहीं काम करता है। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगो मतलब होता है कम, स्पर्म का काउंट कम हो जाना, नहीं, ये वाई स्पर्म से मतलब नहीं होता, ये हमारी रिप्रोडक्शन से मतलब होता है। जो टेस्टोस्टेरोन का काउंट होता है उसके बेसिस पर बात करते हैं, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल या एलिवेटेड टेस्टोस्टेरोन। डिलेड पुबर्टी तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि प्यूबर्टी तो वाई क्रोमोसोम्स की वजह से नॉर्मल टाइम पर ही आएगी। तो नॉर्मल या जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाई का होना कोई इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि वो एज अ बार बॉडी के रूप में चला जाता है। तो इसका नॉर्मल आंसर रहेगा नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है नहीं पड़ेगा, तो आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज गैलेक्टोपोएसिस। ठीक है, गैलेक्टोपोएसिस एक्चुअली होता है कि लगातार जो है मिल्क निकलता रहे, उसको वैसे हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोपोएसिस। रिलीज ऑफ मिल्क इंडिपेंडेंटली, मिल्क इंडिपेंडेंटली नहीं, अगर हम बात करें, एक टर्म होती है लैक्टोपोरेसिस या लैक्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लैक्टेशन में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जब उसको ब्रेस्ट को सक करते हैं तो उस टाइम रिलीज होता है। ठीक है, तो वो होता है मिल्क लैक्टेशन। ठीक है, तो रिलीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इसको नहीं, इसको बोलते हैं, सॉरी, रिलीज ऑफ मिल्क इंडिपेंडेंस को बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस, उसको बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं लग रहा है। जो रिलीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो उसको बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस 1। फर्स्ट टाइम आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी जो फर्स्ट टाइम मिल्क निकलता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, और इसको बोलते हैं हम लोग लैक्टोजेनेसिस 1। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेच्योर मिल्क सप्लाई, मेच्योर मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल निकल जाए उसके बाद जो मिल्क सप्लाई हो रही है। यहाँ पर मिल्क सप्लाई का मतलब होता है, वैसे ग्लैक्टोलिसिस का मतलब होता है कि पहला निकालने के बाद, मान लीजिए हम लोग क्या होता है, एक चीज़ पानी में भर रहे हैं, ठीक है, फिर जब तक दूसरी बार इसके अंदर भरने के लिए हमें क्या है, या फिर एक तरह से निकालेंगे कि अगर हमें इसमें दोबारा भरना है तो पहले खाली भी करना पड़ेगा, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा और वो पानी नीचे गिर जाएगा। सेम ग्लैक्टोपोएसिस में भी होता है कि मान लीजिए मिल्क प्रोडक्शन हो चुकी है, ठीक है,
पूरे ब्रेस्ट के जो मेमरी ग्लैंड की बात करें तो उसके अंदर जो है मिल्क प्रोडक्शन हो चुकी है, लेकिन अगर इस मिल्क को रिलीज़ ही नहीं किया गया तो नया मिल्क वहाँ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले वाले को निकालना और नया बनना, उस प्रोसेस को पूरी सप्लाई जो होती रहती है कि पुराना निकलता रहे नया बनता रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोपोएसिस। तो यही होता है कि मैच्योर मिल्क सप्लाई की एस्टेब्लिशमेंट होना। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है नया बनना, पुराना निकलना। ठीक है, गैदरिंग ऑफ सबस्ट्रेट, तो इसका आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ देख लेते हैं, गैदरिंग ऑफ सबस्ट्रेट फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन मेमरी ग्लैंड। ये गैदरिंग नहीं होता, निकलना और नया बनना, इसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोपोएसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल। कौन सा जो है ह्यूमन फीमेल से रिलेटेड जो है नहीं होगा। किडनी एलार्जमेंट की बात करें, यस, किडनी एलार्जमेंट जैसे कि जो इसमें प्रेगनेंसी के दौरान लोअर बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है तो किडनी एलार्जमेंट होता है, क्योंकि मदर को अब अपना जो है एक्सरे मटेरियल भी एक्सक्रीट आउट करना है और साथ में जो फीटस में बन रहा है उसका भी एक्सक्रीट आउट करना है, तो किडनी के ऊपर बर्डन पड़ जाता है, तो उसका साइज़ कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से बीपी इंक्रीज होना, तो ये सब भी चीज़ें हो जाती। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, यस, ये भी होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उस टाइम के लिए मदर को अपना एज वेल एज फीटस दोनों का ही काम करना पड़ता है, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन वगैरह। रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ द फीमेल। डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, नो, इंक्रीज होता है। इस टाइम पर भी अगर हम बात करें तो जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है फीटस एज वेल एज मदर को। तो ये रहे जो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि इसके अंदर आएगा डिक्रीज। ठीक है, तो ये था हमने जो आज 20 क्वेश्चंस करे हैं। अगर आपने पहले 20 क्वेश्चंस नहीं देखे तो उसके लिए आप वीडियो जो है हमारी देख सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कल हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के लिए, तब तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।